कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी, पावर। चल ठीक है, अपन वर्क अपन देख चुके हैं, कार्य अपन देख चुके हैं, है ना। कार्य में लगभग चीज़ें अपन ने देखी हैं, बहुत से मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लिए हैं, तो वो सब आप नोट कर लें, क्योंकि उन सब पे अपन न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, है ना। तो जब न्यूमेरिकल देखें तब आपको ऐसा ना लगे कि यार ये कहाँ से आ गया सब, है ना। अब अपन देख रहे हैं एनर्जी, ऊर्जा। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। तो ये अपन पहले भी देख चुके हैं ये बात, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप वापस नोट करें इसको कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की क्या कहलाती है, ऊर्जा, है ना। तो चूंकि ऊर्जा कार्य करने की कुल मात्रा है, अतः यह एक अदिश राशि है। वस्तु कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा कार्य की कुल मात्रा है, अतः यह एक अदिश राशि है। अब देखो साहब, हाँ, एक चीज़ देखना, ये जो कार्य का जो सॉरी ऊर्जा का जो विमीय सूत्र आपको दिख रहा है, यह कार्य और बलागुण के विमीय सूत्र के समान है ना। यानी कि अपन कार्य का विमीय सूत्र आपने यहाँ पे देख चुका था, कहाँ गया भाई, हाँ। तो ये जो कार्य का विमीय सूत्र अपन ने निकाला था, तो अपन ये कैसे निकाला वो मैं समझा चुका हूँ इसके पहले वाले में, तो नहीं देखा हो तो पहले देख लेना। तो यही आपके ऊर्जा का विमीय सूत्र होगा, क्योंकि यही आपका सेम मात्रक भी समान होगा, विमीय सूत्र भी समान होगा, है ना। विमीय सूत्र यही होगा और मात्रक उसमें शायद मैंने एक बता दिया था कि क्या होगा, W बराबर F इंटू एस, तो कितना हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, है ना। और एक मात्रक और है जो आप सभी को पता ही होगा, कार्य का मात्रक जूल, है ना। तो वही मात्रक आपका ऊर्जा का भी होगा। तो अब ऊर्जा में देखो साहब, हाँ, ऊर्जा का मात्रक ये देखो, विमीय सूत्र वही होगा जो कार्य का होगा, मात्रक भी वही होगा, जूल, और CGS में देखना चाहे तो अर्ग, है ना। और MKS में अपन ने वो निकाला था न्यूटन इंटू, कितना था, न्यूटन इंटू मीटर, है ना। फॉर्मूले से निकालना तो सभी को आता ही होगा, है ना, न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर। हाँ, अब जहाँ पे जो काम पड़ेगा अपन उस हिसाब से यूज़ में लेंगे, है ना। इसके अलावा अपन बहुत से और भी लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, किलो वोल्ट प्रति घंटा, है ना, KWH। तो जैसे अपन घरों का बिल निकालते हैं, है ना, वो आते हैं ना घरों के बिल वाला न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, कि इतने यूनिट बिजली खर्च की तो कितना बिल आएगा, है ना। तो वहाँ पे अपन क्या बात करते हैं, प्रति यूनिट, है ना। तो वो यूनिट किस में होती है आपकी, KWH में ही होती है ना। आपके मीटर के बिल जो आते हैं वो आपने कभी ध्यान से देखे हो तो उसमें अंदर लिखा हुआ भी आता है ऐसा, है ना। तो कभी घर के जो बिल आते हैं वो भी आप शांति से देखें, उसके अंदर भी आपकी बड़ी फिजिक्स काम में आ रही है ना। अब देखो साहब, किलोवाट प्रति घंटा और कैलोरी बहुत से दूसरे भी काम में लिए जाएंगे, और इनके रिलेशन भी दे रखे हैं, तो वो भी अगर आपको ध्यान नहीं हो तो नोट कर ले हुए हैं, क्योंकि आगे डायरेक्ट कभी काम में लिए जाएंगे तो कहाँ से आया अपने को याद होना चाहिए, है ना। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। ये तो बहुत फेमस वैल्यू है, 1.6 इंटू 10⁻−19, है ना। 1 KWH बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, है ना। एक किसी एग्जाम में पूछा था 1 जूल बराबर कितना होता है ना। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल है ना। तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 1/4.18 कैलोरी, है ना। तो ऐसा तभी एक किसी एग्जाम में ऐसा घुमा के पूछ लिया था थोड़ा सा। तो ये भी ऐसी ऐसी चीज़ें भी ध्यान रखें, जल्दबाजी में गलती ना करें। अब फटाफट जिसके दिमाग में रहता है ना 4.18 जूल, अब जूल कैलोरी मिक्स हो जाता है, तो 1 जूल बराबर 1 कैलोरी बटा 4.18, है ना। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होगा। ठीक साहब, ध्यान रखें थोड़ा सा। हाँ, आगे देखो, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा की बात हो रही है। तो ऊर्जा शब्द का उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत करते हैं, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं यथार्थ अर्थ है। कुछ उदाहरणों पर विचार करें। जब क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जाकर गिरता है। कुछ निश्चित ऊंचाई तक किसी वस्तु को उठाते हैं तो उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है। अब बच्चों के खिलौने में चाबी भरकर इन्हें समतल पृष्ठ पर रखते हैं तो वे गति करने लगते हैं। अतः कह सकते हैं कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा,
है ना। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो ये अपन पढ़ चुके हैं, आप नोट करें इस बात को, मेन इंपॉर्टेंट बात है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जाओं को हम मुख्यतः दो प्रकार से रखते हैं, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो पहला आता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गति के कारण किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान उसका वेग शून्य होने तक वस्तु द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। बंदूक से निकली गोली, गतिशील वायु, चलता हुआ पानी, जो भी है, गतिज ऊर्जा के कई उदाहरण हैं। एक बल F लगाए जाने पर यह स्वरूप बल की दिशा t समय अंतराल में s दूरी तय करता है, तो इसका वेग v हो जाता है। यदि बल के द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, Fs, सभी को ध्यान है ना। और न्यूटन के नियम से F बराबर ma है ना, F बराबर माँ, ये भी सभी को ध्यान है। तो अगर अपन W बराबर Fs में F की जगह ma रखें तो क्या हो जाएगा, W बराबर mas लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है ना। तो W बराबर mas, ये फार्मूला भी ध्यान रखें, सभी चीज़ें अपन काम में लेंगे, है ना। अब गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो गति के समीकरण तो अपन अभी भरपूर पढ़ चुके हैं, नहीं देखा हो तो देख लेना, पहले थोड़े ही टाइम पहले पढ़ देखा है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर 2as अगर प्रारंभिक वेग शून्य है तो, है ना। तो as बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2। अब as बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2 क्यों लाया, क्योंकि यहाँ पे ये w बराबर mas में a और s की वैल्यू अपन रख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे as बराबर कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2। तो ये अपन ने as की जगह रख दिया w बराबर m इंटू as की जगह अपन ने रख दिया वी स्क्वायर बाय 2। तो कितना आ गया आपका, w बराबर हाफ mv स्क्वायर, है ना। और यहीं पे वही बात हो गई कि यह कार्य W वस्तु की गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो अभी तक आप फॉर्मूला पढ़ते हुए आए, याद है अपने को, हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो कहाँ से आया वो भी ध्यान रहेगा, तो आपको अच्छा और क्लियर रहेगा, है ना। तो क्या होगा, k बराबर गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर, क्लियर। अब आती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है वो भी देखते हैं, क्योंकि ये सभी गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, शक्ति, ये सभी के फॉर्मूले एक साथ अपन को बहुत जगह यूज़ करने पड़ेंगे, इसलिए आपको हर एक की चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है कि कौन सा किसका फॉर्मूला है, किसका क्या यूनिट है ना। तो तभी आप एक साथ कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखें और शांति से देखो। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति के कारण संचित स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण जैसे किसी ऊंचाई पर स्थित टैंक या बांध में एकत्रित पानी है, उठाया गया भार है। आकृति में परिवर्तन के कारण संचित स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण जैसे घड़ी या खिलौने की कमानी को ऐंठने पर उसमें संचित ऊर्जा हो जाती है ना। फिर वो जैसे ही छूटती है वो खिलौना जैसे चलने लगता है ना। तो ऊर्जा का एक दूसरे रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, कहने का मतलब, है ना। तो किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा का मापन कार्य की उस मात्रा से किया जाता है जो कि वह अपनी वर्तमान अवस्था से शून्य स्थिति ऊर्जा की अवस्था में आने तक कर सकती है। मात्रक, ऊर्जा का मात्रक भी कार्य के मात्रक के समान होगा, वही जूल, है ना। ऊर्जा कुल मिला के कैसी भी ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा है चाहे गतिज ऊर्जा है चाहे कोई किसी भी ऊर्जा है तो ऊर्जा ही, ऊर्जा का मात्रक जूल ही होगा, ठीक है साहब। विद्युत ऊर्जा से संपन्न कार्य को किलोवाट प्रति घंटे में व्यक्त करते हैं, यानी कि वही kWh में व्यक्त करते हैं, आपका वही मीटर, है ना, जो आपका लाइट बिल आ रहा है। किलोवाट प्रति घंटा एवं जूल में संबंध क्या होता है, तो आपको ये संबंध मैंने शायद अभी लिखाया है, एक कहाँ गए संबंध, पहले करवा दिए है तो मैंने वापस लिखा नहीं है ना। हाँ, तो ये रहे आपके सभी संबंध हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है किलोवाट और जूल में क्या संबंध है ये, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या संबंध है, जूल और अर्ग में क्या संबंध है, और कैलोरी और जूल में क्या संबंध है, ठीक है। तो ये संबंध लिख रखे हैं, ध्यान रखें, इनको नोट रखें, इनका काम भविष्य में आने वाला है ना। और जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपको वैसे भी सब ये सब चीज़ें थोड़ी तो ध्यान होनी ही चाहिए, मेन बेसिक है ये, है ना।
स्थितिज ऊर्जा में अगर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो अब देखो अपन इसका फॉर्मूला लाएंगे स्थितिज ऊर्जा का, जो अपन काम में लेते हैं हमेशा। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर उठाया जाता है तो पृथ्वी और वस्तु के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाने में कार्य में वस्तु की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होती है। पृथ्वी धरातल के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण वस्तु में विद्यमान ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो m द्रव्यमान की वस्तु को अगर अपन ने पृथ्वी तल से ऊपर उठाया है ना, तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय बल F बराबर mg। अब h ऊंचाई तक अपन ने उसको विस्थापित किया है, तो गुरुत्वीय बल के विपरीत काम किया है ना, ऊपर उठा रहे है ना। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, सभी को ध्यान है ना। तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल कितना है F बराबर m है, सबको ध्यान है ना। तो यहाँ पे a क्या होगा, त्वरण g, गुरुत्वीय त्वरण में काम हो रहा है, तो mg इंटू विस्थापन कितना होता है h, तो w बराबर mgh। पहले भी देख चुके हैं आप है ना कार्य में, w बराबर mgh अपन वहाँ भी लाए थे। तो वही कार्य जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, अर्थात स्थितिज ऊर्जा को प्रायः अपन U से लिखते हैं। तो यहाँ पे वो जो W बराबर mgh था है ना, वही कार्य आपका यहाँ पे किसका रोल करेगा, स्थितिज ऊर्जा का, U बराबर mgh। ओके, तो यहाँ पे W बराबर mgh वही अपना यहाँ स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh होगा, है ना। तो इस गणना में पृथ्वी तल को शून्याङ्कीय अवस्था माना गया है, अतः गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा h ऊंचाई के समानुपाती होगी। तो ऊर्जा h के समानुपाती होगी, U बराबर mgh। क्लियर। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन जो सभी को ध्यान ही होगा है ना, सबसे दुनिया के सबसे भयावह सूत्रों में, सबसे महान सूत्रों में सबसे बड़ा एक सूत्र, ऊर्जा व द्रव्यमान का रिलेशन। ठीक है, जो कि किसने दिया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया। उसके अंदर आपको दिया है द्रव्यमान क्या दिया है कि इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है। कैसे है, क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, तो आपको ध्यान है E बराबर mc स्क्वायर है ना। तो एनर्जी किसके बराबर होगी, द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान इनटू प्रकाश के वेग के स्क्वायर के बराबर होगी। तो सोचो 1 किलोग्राम से कितनी एनर्जी निकलती है ना। तो वही बताया है आपको, यहाँ पे नीचे बताया भी है कि 1 किलोग्राम से कितनी एनर्जी निकलेगी, E बराबर mc स्क्वायर। तो m की जगह रखा अपन ने 1 है ना, और c कितना होता है आपको सभी को ध्यान होगा, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है ना। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और उसका भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 8 दूनी 16, और 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी निकलेगी केवल 1 किलोग्राम द्रव्यमान से। तो सोचो कितनी एनर्जी निकल सकती है ना। तो ये सबसे मेन फार्मूला है, इसका भी अपन बहुत यूज़ में लेंगे है ना। जहाँ भी जो जो फार्मूला यूज़ में लेंगे उन सब चीज़ों को मैं एक साथ ले आया हूँ पहले है ना, ताकि आपको पहले ही दिक्कत ना हो, पहले पता पड़ जाए सब कि क्या क्या काम में आने वाला है ना। इसी में देखो कुछ रिलेशन हैं जो कुछ काम आने वाले हैं आपके भविष्य में फिर। तो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता जो आप यही E बराबर mc स्क्वायर है ना। तो इसके अंदर आप एक इसका भी काम पड़ता है कि 1 AMU कितने किलो के बराबर होता है ना। तो 1 AMU कितना किलो के बराबर होता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम के। एक ये आपके भी काम पड़ेगा यहाँ पे, एनर्जी बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो कितने जूल के बराबर होगा, तो वो होगा 1.5 × 10⁻10 जूल के बराबर होगा है ना। तो 1.5 × 10⁻10 जूल के बराबर होगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। ये रिलेशन काम आएंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ है ना। ऐसे तो बहुत कुछ है पर जो मेन काम का है वही बताया है, ठीक है साहब। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आता है संरक्षी बलों की उपस्थिति में ऊर्जा संरक्षण और असंरक्षी बलों की उपस्थिति में ऊर्जा का संरक्षण, और छोटा सा एक टॉपिक रहेगा शक्ति। ठीक है, तो ये अपन नेक्स्ट में देखेंगे और फिर अपन न्यूमेरिकल इसके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितना अभ्यास करेंगे और जितना धैर्य के साथ आप अपना बेसिक क्लियर करेंगे उतना ही आपको पढ़ने में रुचि भी आएगी और समझ भी आएगा है ना। ठीक है, चलो धन्यवाद।